Hello student, my name is Vikram Mittal and I am an IELTS trainer. So आज हम जो पैसेज डिस्कस करेंगे उसका नाम है द डेवलपमेंट ऑफ द लंदन अंडरग्राउंड रेलवे विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लेटेस्ट IELTS रीडिंग्स Cambridge 17 Test 1. So first part of this reading contains fill-ups or we may also call them सेंटेंस कंप्लीशन. सो पहले हमें रीडिंग सॉल्व करने से पहले और कोई भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है. सो रीडिंग मॉड्यूल जो आइल्स में होता है इसका बेसिकली पर्पस होता है टू असेस योर रीडिंग एबिलिटी. और रीडिंग एबिलिटी को असेस करने के लिए जैसे अगर मुझे आपकी रीडिंग एबिलिटी असेस करनी है तो जनरली जैसे मैं क्लास में या ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ कि रीड दिस लाइन एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी और पंजाबी. तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको हिंदी में और पंजाबी में जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज होती है, जो भी मदर टंग होती है, उसमें मेरे को ट्रांसलेट करके वो बता देते हैं. तो मुझे समझ आ जाती है कि दे कैन रीड, उनको समझ आता है कि ये क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में. बट एग्ज़ामिनर आपके पास नहीं बैठा हुआ है और ना ही उसको हो सकता है आपकी रीजनल लैंग्वेज आती हो. और अगर उसको असेस करना हो कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती, आप इसको पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ पाते हो, तो वो क्या करेगा, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और उसी लाइन को वो दूसरे वर्ड्स में घुमा के पैसेज में लिखेगा. तो उसको समझ आ जाएगी अगर ये स्टूडेंट ये लाइन ढूंढ पाता है तो यानी कि इसको इंग्लिश पढ़नी आती है. तो अब क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा कैसे करेगा. तो इसके लिए दो चीज़ें यूज़ होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ही मे चेंज द वोकेबलरी ऑफ द सेंटेंस. तो उसमें से कुछ वर्ड्स होंगे वो उसको उसके सिनोनिम्स यूज़ करेगा. जैसे ह्यूज की जगह वो एनॉर्मस लिख सकता है, मैसिव लिख सकता है या जाइगेंटिक लिख सकता है. और रेपिडली की जगह वो क्विकली, स्विफ्टली, सो ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकता है. या फिर वो एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस लिख सकता है कि आपका जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी वो एक्टिव वॉइस में होगी और वहाँ पे पैसेज में वो पैसिव वॉइस में लिखा हो सकता है. तो वो आइदर ही कैन चेंज ग्रामर ऑफ द सेंटेंस और वोकेबलरी. तो इन दोनों में से कोई भी टेक्टिस चूज़ करके वो सेंटेंस जो है वो चेंज कर देगा. तो स्टूडेंट्स को ये दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है अगर उनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे स्कोर लेने हैं. तो हर टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, डिफरेंट बातें ध्यान में रखने वाली होती हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं सेंटेंस कंप्लीशन से. तो कुछ लोग इसको फिलअप्स भी बोलते हैं. तो फिलअप्स के लिए कुछ चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फिलअप्स के लिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने पहले भी बताया था जो आपकी इंग्लिश जो चेक हो रही है वो आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट से चेक हो रही है, ना कि पैसेज से चेक हो रही है. तो पैसेज में बहुत सारी इररेलेवेंट बातें भी लिखी होंगी जो एग्ज़ामिनर नहीं चेक कर रहा. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी होता है. जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता तब तक आप उसको ढूंढो नहीं, उसको लोकेट नहीं करें. और दूसरी बात ये है, सबसे ज़रूरी बात, आंसर प्रेडिक्शन. तो स्पेशली सेंटेंस कंप्लीशन में आपको ये आइडिया लगाना है जो ये फिलअप है, जो गैप है, इसमें कौन सा वर्ड आ सकता है. तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है द डैश ऑफ लंदन इंक्रीज्ड रैपिडली बिटवीन 1800 एंड 1850. तो सबसे पहले क्या करो, रीडिंग में क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर लो. जैसे कि अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो मैं कैसे करूँगा, द डैश ऑफ लंदन, यानी कि लंदन की कोई चीज़ इंक्रीज्ड बढ़ गई थी, रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से, बिटवीन 1800 एंड 1850, 1800 से लेकर 1850 के बीच में लंदन की कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी. तो दो
आर्टिकल इज देयर, तो हमें पता है यहाँ पे कोई नाउन आएगा, कोई चीज़ आएगी जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। अब सेकंड चीज़ जो हमने ध्यान में रखनी है वो है कीवर्ड्स। तो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर एग्जामिनर को आपकी रीडिंग एबिलिटी चेक करनी है तो वो इस लाइन को डिफरेंट वर्ड्स में वहाँ पे लिखेगा। तो यानी कि इस लाइन का आंसर भी एक ही लाइन में होगा, आपको पूरा पैसेज पूरा टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको सेंटेंस कंप्लीशन सॉल्व करना है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि हमारे पास कीवर्ड्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो कीवर्ड है वो क्या होता है, वो मेन वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के जो कि यूनिक टू द सेंटेंस होते हैं। तो वो सिर्फ एक ही जगह पे लिखे होंगे। बहुत रेयर केसेस होता है कि वो बार बार लिखे होते हैं। नॉर्मली जो कीवर्ड्स होते हैं वो एक ही बार में लिखे होते हैं, और जहाँ पे ये पहली बार लिखे होते हैं तो नॉर्मली मोर देन 90% केसेस में हमारा आंसर वही होता है। और बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जहाँ पे वो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं वहाँ पे हमें आंसर मिले, लेकिन सबसे पहले जहाँ पे हमें वो कीवर्ड मिलता है आंसर हमारा वही होता है। अब सेकंड पॉइंट है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड, सबसे पहला कीवर्ड जो हमारा होता है वो कोई होता है प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन मीन्स कोई भी ऐसा नाउन जो कि कैप्स में लिखा है, कैपिटल से स्टार्ट होता है। सो नाउन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एनीथिंग वी कैन सी, टच और फील। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस करते हो, वो नाउन है। जैसे कि मैं, आई एम अ ट्रेनर, तो ये नाउन हो गया, मुझे देख सकते हो। और मेरा अगर कोई नाम है जैसे विक्रम, तो विक्रम इज़ अ प्रॉपर नाउन। सो ट्रेनर, टीचर, बॉय, मेल, ये सब क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गए। तो हमने सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। तो हम पैसेज में देखेंगे अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो वो हमारा कीवर्ड होगा। और जो सेकंड हमारा कीवर्ड है उसको बोलते हैं एनी न्यूमेरिक। तो कोई भी न्यूमेरिक नंबर, कोई, इट कैन बी अ डेट, इट कैन बी परसेंटेज, और एज हो सकती है, कोई ईयर हो सकता है, सो कुछ भी, को अमाउंट हो सकती है। अगर कोई भी चीज़ न्यूमेरिक में लिखी होती है तो ये सेकंड जो है हमारा कीवर्ड, ये न्यूमेरिक्स होंगे। ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये यूनिक होते हैं। बार बार सेम डेट हर जगह, सेम नंबर हर जगह नहीं लिखा होगा, और जहाँ पे भी ये नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर वही है। तो हमने स्पेसिफिकली वही नंबर को लोकेट करना है, जहाँ पे वो नंबर मिल जाता है हमारा आंसर वही होगा। थर्ड, कॉमन नाउन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो प्रॉपर नहीं है, जिसका कोई नेम नहीं है, स्पेसिफिक नेम नहीं है, वो कॉमन नाउन है। सो नाउन मीन्स कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो हमारा नाउन होता है। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इस स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द डैश ऑफ लंदन इंक्रीज्ड रैपिडली बिटवीन 1800 एंड 1850। तो हम क्वेश्चन को समझ चुके हैं कि लंदन की कोई चीज़ है जो बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। तो इसमें हमारा कीवर्ड क्या होगा, एक तो लंदन है और एक 1850 है। ये दो हमारे कीवर्ड्स हैं। तो लंदन यहाँ पे हम एज अ कीवर्ड कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेंज केस है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो लंदन है ये टाइटल में है। तो अगर कोई प्रॉपर नाउन अगर टाइटल में होता है, जैसे हेनरी पर्किंसन या फिर मैरी क्यूरी, लाइफ एंड वर्क ऑफ मैरी क्यूरी, तो मैरी क्यूरी, हेनरी पर्किंसन, सो ये अगर ये टाइटल में नेम है तो इनको हम कीवर्ड कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये बार बार लिखे होंगे पैसेज में। ठीक है, तो इस केस में हम लंदन को एज अ कीवर्ड नहीं लेंगे। तो हमारा कीवर्ड क्या होगा, 1800 एंड 1850। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी फॉर्म में लिखा हो। तो समटाइम्स ये 19th सेंचुरी लिख सकते हैं, या 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, सो ईयर के केस में, और मिड ऑफ द 18th सेंचुरी लिख सकते हैं। तो जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी मतलब 70-90 से लेके 1800 तक के पीरियड को हम लेट 18th सेंचुरी बोलते हैं। और समटाइम्स वहाँ पे लिखा होगा 1796 में इट हैपेंड।
तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर लेट 17th सेंचुरी तो कहीं मिला ही नहीं है हमें। तो अगर लेट 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी लिखा हुआ है इन दैट केस, तो इसका मतलब है ये 1790 से लेके 1800 तक किसी भी ईयर की बात हो रही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसा ही लिखा हो, तो ये डिफरेंट वे में भी लिखते हैं। तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है न्यूमेरिक्स के केसेस में, और स्पेशली जब ईयर्स या सेंचुरी की बात हो रही हो। ओके, देन हम पैसेज में आते हैं और लोकेट करते हैं हमारे कीवर्ड्स। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं शुरू से, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 1800s। सो 1800s एंड फर्स्ट हाफ, तो यानी ये किस पीरियड की बात हो रही है? 1800 से 1850। तो अब देखिए उन्होंने स्पेसिफिकली और एग्जैक्टली 1800 एंड 1850 नहीं लिखा हुआ, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1800 लिखा। सो 1800s का मतलब क्या है? ये दे आर टॉकिंग अबाउट पीरियड ऑफ 1800 टिल 1900। 1801 से लेके 1900 की बात हो रही है, यानी कि ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है। तो इस केस में यानी कि हमारे कीवर्ड्स तो हमें मिल गए, यानी कि आंसर हमारा इसी लाइन में होगा। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं कि इस पीरियड में लंदन की कौन सी चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी लाइन को आगे। सो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1800 लंदन्स पॉपुलेशन, तो जो लंदन की पॉपुलेशन है ग्रू एट एन एस्टोनिशिंग रेट। तो एस्टोनिशिंग रेट क्या होता है? रेट मतलब स्पीड, एस्टोनिशिंग मतलब हैरान कर देने वाली। तो जो लंदन की पॉपुलेशन है, ग्रीव मतलब इंक्रीज, बढ़ी थी, और चौंका देने वाली, एस्टोनिशिंग, स्टार्टलिंग, बिविल्डरिंग, अमेजिंग। तो ये वर्ड्स हैं जो हैरान कर देने वाली चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं एस्टोनिशिंग। तो अगर एस्टोनिशिंग रेट यानी एस्टोनिशिंग स्पीड से बढ़ी थी, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। तो लंदन्स मतलब पॉपुलेशन ऑफ लंदन लिख दें, या फिर इसको हम लंदन्स पॉपुलेशन लिख दें, है ना। तो दोनों एक ही बातें हैं। तो यानी कि हमने आंसर प्रेडिक्ट करा था कि लंदन की कोई चीज़ तेज़ी से बढ़ी थी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि लंदन की जो पॉपुलेशन थी वो ग्रीव हुई थी एस्टोनिशिंग रेट से। तो हमारा आंसर क्या आएगा इस केस में? पॉपुलेशन। ओके, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन में देखो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। द proposed solution, Charles Pearson, a solicitor, suggested building an underground railway। तो चार्ल्स पियर्सन जो कि एक सॉलिसिटर था, सॉलिसिटर मतलब एडवोकेट। तो फॉरेन में, इंग्लैंड में एडवोकेट्स को, स्पेशली सीनियर एडवोकेट्स को सॉलिसिटर्स बोलते हैं। सजेस्टेड बिल्डिंग एन अंडरग्राउंड रेलवे। तो इस पर्सन ने सजेस्ट करा था, अपना प्रपोजल रखा था कि हम एक अंडरग्राउंड रेलवे बनाएंगे। सो बिल्डिंग द रेलवे वुड मेक इट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्डिंग द रेलवे बनाना वुड मेक इट पॉसिबल, इससे पॉसिबल हो जाएगा टू मूव पीपल, लोगों को मूव करना, टू बेटर हाउसिंग इन द। तो अब यहाँ पे कौन सी चीज़ ध्यान में देने वाली है? इन द। तो ये जो आर्टिकल है हाउसिंग इन द, यानी कि इसमें कोई लोकेशन आएगी, है ना, कोई प्लेस आएगा। तो ये जो प्रपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इससे आंसर प्रेडिक्शन बहुत आसान हो जाती है। तो हमें पता चल गया लाइन पढ़ के कि अगर हम रेलवे बनाएंगे, इससे लोगों को मूव करना कहाँ पे? एक अच्छे हाउसिंग, अच्छी रहने की जगह पे, जो कि कहाँ पे है, तो ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे कीवर्ड्स क्या हैं? तो मैंने क्या बताया था? न्यूमेरिक और प्रॉपर नाउन। सो ये दोनों में से हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है चार्ल्स पियर्सन। तो चार्ल्स पियर्सन इज आर कीवर्ड। ठीक है, तो अभी हम इसको लोकेट करते हैं पैसेज में। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिलिप्स में, जो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर
क्या ये एक सीक्वेंस में होते हैं? तो देखो ये चीज़ समझने के लिए ना ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फिलिप्स कौन से टाइप का है। तो जो हमारे सेंटेंस कंप्लीशन है या फिलिप्स है ये बहुत टाइप के होते हैं, स्पेशली सेंटेंसेस वाले। एक होते हैं हमारे पास समरी होती है, एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है पैसेज में से लोकेट करके, या फिर डायग्राम लेबलिंग, कोई फ्लो चार्ट, कोई टेबल, है ना। या फिर जो इस केस में हमारे पास क्या है, इस केस में हमारे पास ये सेंटेंसेस हैं। सो सेंटेंसेस अगर ये डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, या तो ये सेपरेटेड हैं बुलेट पॉइंट से, या फिर इन ये नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ऐसे सेंटेंसेस अलग अलग लिखे हुए हैं। तो इस केस में हमेशा जो हमारा आंसर होगा वो सीक्वेंस फॉलो करेगा। यानी कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको सपोज फर्स्ट का आंसर यहाँ पे मिलता है तो सेकंड का आंसर आपको इस जगह पे नहीं मिलेगा, इसके नीचे मिलेगा। थर्ड का आंसर उसके नीचे मिलेगा, फोर्थ का आंसर उसके नीचे मिलेगा, फिफ्थ का उसके नीचे मिलेगा। तो एक ये सीक्वेंस फॉलो होता है। पर लेकिन ये हमेशा जो फॉलो होता है सीक्वेंस, ये सिर्फ सेंटेंसेस जो इंडिविजुअल सेंटेंसेस हैं, जैसे इस केस में है, ये बुलेट पॉइंट अलग अलग हैं या फिर नंबर्स अलग अलग लिखे होते हैं, तो इस केस में हमेशा ये एक ऑर्डर में होते हैं। अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो ऑर्डर में हो सकता है ये ऑर्डर में ना हो। तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये किस टाइप के फिलिप्स हैं, ठीक है। तो समरी के केस में ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, फ्लो चार्ट के केस में, टेबल के केस में, तो ये डायग्राम लेबलिंग के केस में ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो उस ट्रैप में नहीं फंसना है। सिर्फ ये मान लेना ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ही सीक्वेंस फॉलो करते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास है, जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमेशा एक ऑर्डर में होंगे। तो अभी हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? चार्ल्स पियर्सन। तो हम चार्ल्स पियर्सन लोकेट करेंगे पैसेज में, कहाँ पे है, तो हम स्कैन करना है ऐसे 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 को पेन लेके। ये तो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, लेकिन आपने मार्क नहीं करना है, तो इट वुड बी अ मेस। तो मैं तो रेस कर पाऊँगा, लेकिन आप अपनी हार्ड कॉपी पे ये रेस नहीं कर पाओगे। तो ऐसे इसको मूव करो, और जहाँ पे भी आपको चार्ल्स पियर्सन आ जाए तो वहाँ पे आप इसको स्टॉप कर दो। तो इस केस में देखो हमारे पास चार्ल्स पियर्सन जो मिल गया है हमें, वो मिल गया है यहाँ पे। तो यानी कि हमारा आंसर इसी के आसपास है। तो हम अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि लोगों को जो अच्छे घरों में मूव करना, जो कि कहाँ पे हैं, तो लोकेशन आएगी, तो लोकेशन ढूंढना है। सो हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। चार्ल्स पियर्सन हु वर्कड एज अ सॉलिसिटर फॉर द सिटी ऑफ लंदन। तो सॉलिसिटर है, वकील है सिटी ऑफ लंदन का। सो ही सॉ बोथ social and economic advantage in building an underground railway that would link the overground railway stations। तो क्या करेगा, जो ओवरग्राउंड रेलवे स्टेशंस हैं उनसे लिंक हो जाएगा अंडरग्राउंड रेलवे। तो आजकल जो अंडरग्राउंड रेलवेज चल रहे हैं लंदन में, उनको वो ट्यूब बोलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता होगा, या जिनका कोई नॉन लंदन में रहता होगा। तो जैसे दिल्ली में जो अंडरग्राउंड रेलवेज है उसको मेट्रो बोला जाता है, ऐसे ही अमेरिका में, यूएस में इसको सबवेज बोला जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो ये उसी की बात हो रही है। तो हम कहाँ थे? हाँ जी, तो क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? इकोनॉमिक एडवांटेज इन द बिल्डिंग एन अंडरग्राउंड रेलवे that would link the overground railway stations together and clear London slums at the same time। तो जो लंदन की स्लम्स हैं, जो स्लम्स होती हैं, जो झुग्गी झोंपड़ी, या जो मतलब शहर के नॉर्मली ये बाहर भी होते हैं एरियाज, जो झुग्गी झोंपड़ी बोलते हैं इनको हम हिंदी में या पंजाबी में, तो उनको क्लियर हो जाएगा। हिज आइडिया वॉज टू रीलोकेट द पुअर। तो अब इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? रीलोकेशन। तो रीलोकेट द पुअर का क्या मतलब हुआ? मूविंग पीपल, पुअर वर्कर्स हु लिव्ड इन द इंटरसिटी स्लम्स। इंटरसिटी मतलब जो शहर के बीच में स्लम्स हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, उनको वो रीलोकेट कर देंगे टू न्यूली कंस्ट्रक्टेड सबर्ब्स। तो कहाँ पे लोगों को मूव कर दिया जाएगा? न्यूली कंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या हुआ?
अच्छी हाउसिंग, है ना, जो अभी अभी बने हैं, और वो कहाँ पे बने हैं, वो बने हैं हमारे पास सबर्ब्स में। तो सबर्ब्स मतलब क्या होता है, इनको हम आउटस्कर्ट्स भी बोलते हैं, कंट्री साइड भी बोलते हैं, बहुत सारे नेम हैं इसके। तो यानी कि लोगों को कहाँ मूव कर दिया जाएगा, सबर्ब्स में। तो सेकंड का आंसर हमारा क्या आएगा, सबर्ब्स। ओके, तो देखा आपने, इसको ढूंढना कितना आसान हो गया है। तो आपको बस ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, ठीक है। और सेकंड बात, आंसर प्रेडिक्शन। तो वही स्टूडेंट फिलिप्स में एक्यूरेसी ला पाते हैं, या ज़्यादा उनकी एक्यूरेसी होती है, ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं वो फिलिप्स सॉल्व करने में, जो आंसर्स को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। और थर्ड, कीवर्ड्स। तो अगर आपको पता है कि हमने क्या ढूंढना है, जैसे इस केस में हमारे पास 1800 एंड 1850 था, इस केस में हमारे पास चार्ल्स पियर्सन था, और दूसरा बात टिप क्या है, ये एक सीक्वेंस फॉलो करेगा, तो इससे आपका अननेसेसरी टाइम बच जाएगा और आपको आंसर भी ढूंढना आसान हो जाएगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ मतलब ये प्लूरल की बात होती है, मैनी, बहुत सारे। सो बहुत सारे नंबर ऑफ अग्रीड विद पियर्सन्स आइडिया। तो यानी कि अग्री हो गए थे, सहमत हो गए थे पियर्सन के आइडिया के साथ। सो अग्री वर्ड इज हेयर। तो अग्री वर्ड का मतलब होता है सहमत होना। तो अब देखो, कोई भेड़ बकरी है ना, या कोई बिल्डिंग, वो तो पियर्सन के आइडिया के साथ सहमत नहीं होगी ना, तो ऑब्वियसली ये सहमत कौन होगा। सो टाइप ऑफ पीपल। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें आंसर क्या आएगा, है ना। अब अग्रीड वर्ड है तो ऑब्वियसली है, तो कोई टाइप ऑफ पीपल आएंगे, कोई साइंटिस्ट हो सकता है ना, कोई स्पोर्ट्स पीपल हो सकता है ना, पॉलिटिशियंस हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है। तो यानी कि कोई बॉडी ऑफ ह्यूमन या ग्रुप ऑफ ह्यूमन आएगा ना इसमें। तो अ नंबर ऑफ यानी कि प्लूरल आएगा आंसर। सो अग्रीड विथ पियर्सन्स आइडिया। तो आप देखते हैं कि कौन, किस टाइप के लोग, जो पियर्सन का आइडिया था कि हम एक अंडरग्राउंड रेलवे बनाएंगे और लोगों को रीलोकेट कर देंगे उसके थ्रू, और रीलोकेट करना पॉसिबल हो जाएगा। अब इस आइडिया के साथ कौन कौन सहमत था, पियर्सन की बात कौन कौन सुन रहा था, तो सुनते हैं। तो हमें पता है कि सेकंड का आंसर हमें यहाँ पे मिला था सबर्ब्स। तो ये सेकंड का आंसर था। तो ऑब्वियसली इसके बाद हमें मिलेगा ना आंसर। तो इसके बाद हम, जैसे मैंने बताया था, इसको दोबारा आप देखो कि कैसे ढूंढना है कि कौन अग्री करता था। तो अग्री, पियर्सन। सो पियर्सन्स आइडिया, देखो पियर्सन का आइडिया ये हमारा कीवर्ड है, तो ये मिल गया। गेन्ड स्पोर्ट अमंग सम मतलब अ नंबर ऑफ, कौन, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या हो गया, टाइप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, और प्लूरल है तो गेन सपोर्ट। तो उसके आइडिया को सपोर्ट करा किसने, बहुत सारे बिजनेसमैन ने। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो बिजनेसमैन थे वो उसके आइडिया को लेकर सहमत थे। तो थर्ड का आंसर हमारे पास क्या आएगा, बिजनेस मैन, ठीक है। ओके, तो फोर्थ है द कंपनी इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, हैड प्रॉब्लम। तो कंपनी को कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द कंपनी इनिशियली हैड प्रॉब्लम्स गेटिंग द डैश नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। तो कंपनी को स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स थी गेटिंग द मतलब मिलने में, नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी था। सो कोई ऐसी चीज़ आएगी जो प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी थी और स्टार्टिंग में वो मिलना मुश्किल था। तो इसमें देखो क्या प्रेडिक्शन हो सकती है कि कुछ मिलना ज़रूरी था प्रोजेक्ट के लिए और वो उस मिलने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो
क्या हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट अगर आपने स्टार्ट करना है तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, गवर्नमेंट की परमिशन मिलने में प्रॉब्लम आएगी, कोई सपोर्ट मिलने में प्रॉब्लम आएगी, कोई लाइसेंस मिलने में, या कोई पैसे। तो मेनली तो आजकल जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में कि उनके पास पैसा नहीं होता है ना, तो ऐसी चीज़ें मिलने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक तो इनिशियली कंपनी इनिशियली हैड प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स गेटिंग डैश नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। सो अभी हम ढूंढना शुरू करेंगे। तो हमें पता है जो हमें हमारा थर्ड का आंसर था वो हमें मिला था बिजनेसमैन यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं कोई चीज़ मिलने में प्रॉब्लम आई थी, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एंड इन 1851 ही सबमिटेड अ प्लान टू पार्लियामेंट, इट वॉज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो गया था। ओके तो यहाँ पे प्लान ही रिजेक्ट हो गया। तो स्टार्टिंग में मिलने में कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ नहीं है। तो मेट्रोपॉलिटन कंस्ट्रक्ट अंडरग्राउंड स्टेशन, तो जल्दी जल्दी से स्कैन करते हैं। डिस्टेंस द एक्सपेंसिव स्कीम नॉट लीस्ट बिकॉज द क्रिटिकल आर्टिकल प्रिंटेड बाय द प्रोसेस ऑब्जेक्टर, नहीं ये यहाँ भी नहीं है। ओके सो द ऑर्गेनाइजेशन हैड डिफिकल्टी, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, प्रॉब्लम, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफिकल्टी इन रेजिंग। सो रेज करना क्या होता है, इकट्ठा करना। द फंडिंग फॉर सच अ रेडिकल एंड एक्सपेंसिव स्कीम नॉट लीस्ट बिकॉम ऑफ द क्रिटिकल आर्टिकल प्रिंटेड बाय द प्रेस। तो क्या चीज़ मिलने में मुश्किल हो रही थी, पैसा, फंडिंग, है ना। तो फंड रेज करने में उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो व्हाट वुड बी आवर आंसर, फंडिंग। तो फोर्थ, द कंपनी इनिशियली हैड प्रॉब्लम्स गेटिंग द फंडिंग नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निगेटिव आर्टिकल्स, निगेटिव आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स कहाँ पे छपेंगे, है ना, प्रेस में, न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, है ना, या फिर उनको पीरियोडिकल्स भी बोलते हैं। तो उसमें नेगेटिव मतलब कोई बुरे, उनके बारे में कुछ बुरा भला कहा गया था। अबाउट द प्रोजेक्ट अपीयर्ड इन द, तो अपीयर्ड जैसे मैंने बोला था कहाँ पे अपीयर हुआ वो आर्टिकल, तो आर्टिकल कहाँ पे अपीयर होगा, प्रेस में, न्यूज़पेपर में, है ना, या पीरियोडिकल में, कोई मैगजीन में, कोई इश्यू में, तो ऐसा कुछ आएगा ना इसमें। तो ये दैट इज कॉल्ड आंसर प्रेडिक्शन। तो हमें ये पता है कि जो नेगेटिव आर्टिकल है वो कहाँ पे अपीयर हुआ था, तो हमें पता है कि कहाँ पे अपीयर हो सकता है, पर लेकिन ये जानना ज़रूरी है। तो हमें पता है कि फोर्थ का आंसर हमें यहाँ पे मिला था, तो नेक्स्ट आंसर इसके बाद ही मिलेगा, फंडिंग फॉर सच रेडिकल एंड एक्सपेंसिव स्कीम नॉट एटलीस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल आर्टिकल। तो क्रिटिकल आर्टिकल मतलब, क्रिटिकल मतलब कंडेमनिंग, आलोचना, है ना। तो नेगेटिव आर्टिकल, सो नेगेटिव की जगह उन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकल। प्रिंटेड बाय दी, तो प्रिंटेड बाय दी मतलब अपीयर्ड इन द, कहाँ पे, प्रेस। तो प्रेस हमारा आंसर होगा। तो जो नेगेटिव आर्टिकल था वो कहाँ पे अपीयर हुआ था, प्रेस में। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा हमारा, प्रेस। फिर लास्ट वन है सिक्स्थ वन। सो द कट एंड कवर मेथड was used to construct the tunnel। तो एक कट एंड कवर मेथड यूज किया गया था, कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना, एक टनल बनाने के लिए। तो विथ द कंप्लीशन ऑफ द ब्रिक आर्क, एक कोई ब्रिक आर्क बनाई गई थी, जब वो कंप्लीट हुई थी, द टनल वॉज कवर्ड विथ डैश। तो ब्रिक आर्क बनने के बाद जो टनल थी वो कवर्ड, उसको कवर किया गया था विद, यानी कि कोई चीज़ आएगी, टनल को किस चीज़ से कवर किया गया था। तो कीवर्ड्स क्या हैं, देखो ये जो इन्वर्टेड कोमास में है तो इनके सिनोनिम्स नहीं होंगे, ये एज इट इज़ लिखे होते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास सेंटेंस में, क्वेश्चन स्टेटमेंट में अगर कोई भी चीज़ इन्वर्टेड कोमास में है, जैसे इस केस में कट एंड कवर है, तो ये हमेशा एज इट इज़ लिखी होगी, इसका कोई सिनोनिम नहीं होगा। तो इसको ढूंढना आसान होता है। तो जहाँ पे भी कट एंड कवर लिखा हुआ है तो हमारा 6 आंसर वहीं पे होगा, ठीक है। तो
तो हम वही आइडिया फॉर्मूला लगाते हैं कि ये फिफ्थ के बाद मिलेगा, तो फिफ्थ का आंसर हमें प्रेस यहाँ पे मिला था। इसके बाद हम देखते हैं कट एंड कवर, तो यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कट एंड कवर इन्वर्टेड कॉमर्स में होना चाहिए। ओके, ये रहा कट एंड कवर। सो कट एंड कवर क्या लिखा हो, इट वॉज जस्ट बिलो स्ट्रीट लेवल यूजिंग द टेक्निक नोन एज कट एंड कवर। तो इट वॉज बिल्ट, इसको बनाया गया था जस्ट बिलो, थोड़ा सा नीचे, स्ट्रीट लेवल के थोड़ा सा नीचे, यूजिंग अ टेक्निक, एक टेक्निक यूज करके, मेथड यूज करके, जिसको हम कट एंड कवर बोलते हैं। अ ट्रेंच अबाउट 10 meters wide and 6 meter deep was dug। तो एक ट्रेंच खोदा गया था, खोदी गई थी, जैसे एक शॉर्ट खाई टाइप्स होती है ट्रेंच, वो 10 मीटर वाइड थी, चौड़ी थी, और 6 मीटर डीप डूंगी थी या गहरी थी। was dug, खोदी गई, and the sides temporarily held up with timber beams। तो जो उसकी साइड्स थी, साइड्स पे टिम्बर बीम्स रखे गए थे, लेकिन अभी तक ब्रिक आर्क और जो क्या कहते हैं कवर के बारे में, टनल को कवर करने के बारे में कोई बात नहीं आई। सो ब्रिक वॉल्स वर देन कंस्ट्रक्टेड एंड फाइनली अ ब्रिक आर्क। तो अब यहाँ पे हमारा कीवर्ड मिल गया है ब्रिक आर्क, तो यानी कि आंसर इसी के आसपास होगा। तो फाइनली अ ब्रिक आर्क was added to create a tunnel। A 2 meter deep layer of soil। तो 2 मीटर की डीप लेयर, सॉइल मतलब मिट्टी की, was laid on टॉप ऑफ द टनल। तो अगर किसी चीज़ के टॉप में आप कोई चीज़ डाल दोगे, यानी कि उस चीज़ को कवर कर दोगे ना, तो यानी कि टनल को किस चीज़ के साथ कवर किया गया था, सॉइल के साथ। सो विद द कंप्लीशन ऑफ ब्रिक आर्क द टनल वाज कवर्ड विथ सॉइल। तो सॉइल हमारा 6 का आंसर आएगा। ओके, तो सब आई होप सबको समझ आया हो कि कैसे हम सेंटेंस कंप्लीशन को सॉल्व करते हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट विद मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।